अस्सलाम वालेकुम। आज हम चलते हैं स्वतंत्रता सेनानी की आज खराज अकीदत पेश करने। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या अबुल कलाम गुलाम मुहीयुद्दीन 11 नवंबर 1888 को जन्म हुआ। 22 फरवरी 1958 एक प्रसिद्ध भारतीय मुस्लिम विद्वान रहे। वे कवि, लेखक, पत्रकार, भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। भारत की आज़ादी के बाद वे एक महत्वपूर्ण राजनीतिक पद पर रहे। वे महात्मा गांधी के सिद्धांतों का समर्थन करते थे। खिलाफत आंदोलन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। 1930 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के प्रेसिडेंट बने। वे 1940 और 45 के बीच कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रहे। आजादी के बाद वे भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के रामपुर जिले से 1952 में सांसद चुने गए। वे भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने। 1940 से 45 के बीच भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। जिस दौरान भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, उस दौर में कांग्रेस के अन्य प्रमुख नेताओं की तरह उन्हें भी 3 साल जेल में बिताने पड़े। स्वतंत्रता के बाद वे भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने थे। उनकी शिक्षा का ज्यादा उल्लेख नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको जो उसकी पैदाइश है उसके बारे में बताते हैं कि उनकी शिक्षा उनकी कहाँ से मिली। तो मौलाना आजाद अफगान उलेमाओं के खानदान से ताल्लुक रखते थे, जो बाबर के समय हेरात से भारत आए थे। उनकी माँ अरबी मूल की थी और उनके पिता मोहम्मद खैरुद्दीन एक फारसी ईरानी निर्जातीय रूप से थे। मोहम्मद खैरुद्दीन और उनके परिवार ने भारतीय स्वतंत्रता के पहले आंदोलन के समय 1857 में कलकत्ता छोड़कर मक्का चले गए। वहां पर मोहम्मद खैरुद्दीन की मुलाकात अपनी होने वाली पत्नी से हुई। मोहम्मद खैरुद्दीन 1890 में भारत लौट आए। मोहम्मद खैरुद्दीन को कलकत्ता में एक मुस्लिम विद्वान के रूप में ख्याति प्राप्त हुई। उन्हें मिली इस शोहरत पर जब आजाद मात्र 11 वर्ष के थे, तब उनकी माता का देहांत हो गया। उनकी आरंभिक शिक्षा इस्लामी तौर तरीके से हुई थी। उनके घर पर मस्जिद में उनके पिता तथा बाद में अन्य विद्वानों ने पढ़ाया। इस्लामी शिक्षा के अलावा उन्हें दर्शन शास्त्र, इतिहास तथा गणित की शिक्षा भी अन्य महागुरुओं से मिली। आजाद ने उर्दू, फारसी, हिंदी, अरबी तथा अंग्रेजी भाषाओं में महारत हासिल हुई। 16 वर्ष की उम्र में उन्हें वो शिक्षा मिली जो शायद ही 25 साल की उम्र में आमतौर पर 13 साल की अल्पायु में जुलेखा बेगम से उनका निकाह हो गया। वे सलाफी देवबंदी विचारधारा के थे और उन्होंने कुरान के अन्य भाव रूपों पर लेख भी लिखे। आजाद ने अंग्रेजी समर्पित स्वाध्याय से सीखी और पाश्चात्य दर्शन को बहुत पढ़ा। उन्हें मुस्लिम पारंपरिक शिक्षा को रास नहीं आई। वे आधुनिक शिक्षावादी सर सैयद अहमद खान के विचारों से लबालब थे और उन पर पूरी सहमति जताते थे। आजाद अंग्रेजी हुकूमतों के खिलाफ थे। उन्होंने अंग्रेजी सरकार को आम आदमी के शोषण के लिए जिम्मेदार ठहराया था। उन्होंने कहा कि अपने समय में मुस्लिम नेताओं की थी आलोचना की, जो उनके अनुसार देश के हित में समकक्ष सांप्रदायिकता हित को तरजीह दे रहे थे। अन्य मुस्लिम नेताओं से अलग उन्होंने 1905 में बंगाल के विभाजन का विरोध भी किया और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के अलगाववादी विचारधाराओं को खारिज कर दिया। उन्होंने ईरान, इराक, मिस्र तथा सीरिया की यात्राएं की। आजाद ने क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेना प्रारंभ किया और उन्होंने श्री अरबिंदो और श्याम सुंदर चक्रवर्ती जैसे क्रांतिकारियों से समर्थन मिला। आपको बता दें कि जिस तरह से आजाद की शिक्षा उन्हें एक ऐसे मुकाम पर किरानी बना सकती थी, दफादार यानी कि किरानी बना सकती थी, पर राजनीति के प्रति उनके झुकाव ने उन्हें पत्रकार बना दिया। उन्होंने 1912 में एक उर्दू पत्रिका अल हिलाल का सूत्रपात किया। उनका उद्देश्य मुसलमान युवकों को क्रांतिकारी आंदोलनों के प्रति उत्साहित करना और हिंदू मुस्लिम एकता पर बल देना था। उन्होंने कांग्रेसी नेताओं का विश्वास बंगाल, बिहार तथा बंबई में क्रांतिकारी गतिविधियों के गुप्त आयोजनों द्वारा जीता। उन्होंने 1920 में रांची की जेल में भी सजा भुगतनी पड़ी।
जेल से निकलने के बाद वे जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोधी नेताओं में से एक थे। इसके अलावा वे खिलाफत आंदोलन में भी प्रमुख थे। खिलाफत तुर्की के उस्मानी साम्राज्य की प्रथम विश्व युद्ध में हारने पर लगाए हर्जाने का विरोध करता था। उस समय ऑटोमन उस्मानी तुर्क मक्का पर काबिज थे और इस्लाम के खलीफा वही थे। इसके कारण विश्व भर में मुसलमानों में रोष था और भारत में यह खिलाफत आंदोलन के रूप में उभरा, जिसमें उस्मानों को हराने वाले मित्र राष्ट्र ब्रिटेन, फ्रांस, इटली के साम्राज्य का विरोध हुआ करता था। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में उन्होंने सक्रिय रूप से भाग लिया। इसी तरह से आपको बता दें कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1952 के संसदीय चुनाव में वे उत्तर प्रदेश की रामपुर संसदीय सीट से थे तथा 1957 की संसदीय चुनाव में हरियाणा की गुड़गांव संसदीय सीट से कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में चुने गए थे। आपको बता दें कि गुड़गांव का जो ये चुनाव संसदीय क्षेत्र है वो मेवात से लगता है। वे भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। उन्होंने 11 वर्षों तक राष्ट्र की शिक्षा नीति का मार्गदर्शन किया। मौलाना आजाद को ही भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अर्थात IIT और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना का श्रेय है। उन्होंने शिक्षा और संस्कृति को विकसित करने के लिए उत्कृष्ट संस्थानों की स्थापना की। अकादमी 1954 केंद्रीय सलाहकार शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष होने पर सरकार से केंद्र और राज्य दोनों के अतिरिक्त विश्वविद्यालयों में सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा 14 वर्ष तक की आय की सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा पर ध्यान दिया। कन्याओं की शिक्षा, व्यवसायिक प्रशिक्षण और कृषि शिक्षा को भी तकनीकी शिक्षा जैसे सुधारों की जरूरत महसूस हुई और उन्होंने उस पर वकालत भी की। उन्हें 1992 में मरण उपरांत भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। ये उनके लिए बहुत बड़ा योगदान था। इससे ये पता चलता है कि उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता और शिक्षा को बढ़ावा दिए जाने के लिए काफी कुछ प्रयास किए। आज हम उनको खराज अकीदत पेश करते हैं और आप उनके उसूलों पर चलते हैं तो इन चीजों को यानी कि शिक्षा और भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए अगर आप एक प्रयास करते हैं तो ये आपके लिए उनकी एक खराज अकीदत पेश होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।